द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को कर रहे सभी अभ्यर्थी फटाफट जुड़ जाएं और अन्य साथियों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी जुड़ने का मौका मिल सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं और हमेशा की तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहेंगे, जो भी समस्याएं राय कुछ भी हैं उसको बताते रहेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग पहला पोर्शन देखते हैं प्रैक्टिस सेट का। और इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ये गद्यांश से दिया गया है। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, इतना ही बड़ा गद्यांश है, तो उम्मीद है पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे देख चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है। क्वेश्चन अच्छा है, तो गद्यांश पढ़े हैं तो उसमें बताइए, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को थोड़ा बैक कर आप लोग पढ़िए और बताइए कि कार्यों का समर्थन जो है किस प्रकार से किया गया है। जो मनचाहे होते हैं, जो मनचाहे नहीं होते हैं, या फिर जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर दिए जाते हैं, या फिर डी ऑप्शन है शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, जो भी बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर दिए जाते हैं उसी को जो है यहाँ पे उसी कार्य का समर्थन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलिए, काबिल है, हाजिर है, पसंद है, या फिर वाकिफ है। बहुत अच्छे क्वेश्चन को फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहें। चलिए दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हाजिर जो है इसमें ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते, बाकी सब में कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, सदा सत्य बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, या फिर संकेतवाचक है। तीसरे प्रश्न का है ऑप्शन, आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे इच्छावाचक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सदा सत्य बोलना चाहिए, यहाँ पे इच्छावाचक है ये सेंटेंस। ठीक, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको उद्धरण जो चिन्ह होता है वो कौन सा चिन्ह है यहाँ पे पहचानना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि देखिए यहाँ पे ए दिया गया है इस टाइप से, पी इस टाइप से, सी ए और डी ए। तो यहाँ पे उद्धरण का जो है चिन्ह कौन सा है, ये फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला ही। देखिए ये जो सेंटेंस होता है, जैसे कुछ लिखा गया मान लीजिए सेंटेंस, और यहाँ से ऊपर ऐसे लगता है जो, उसी को कौन सा चिन्ह कहते हैं, उद्धरण का चिन्ह कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, मीरा जोर से हंसी। ध्यान दीजिएगा, मीरा जोर से हंसी जो है, इस वाक्य में क्रिया जो है समुचित का उदाहरण कौन सा है। इसमें आकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, या फिर सकर्मक क्रिया है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर। आप लोग के लिए जो है हम लोग चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आते हैं, जो भी आपकी क्वेश्चन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए, मतलब आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हमारे साथ आकर करते रहिए। ठीक, इसके जो है आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही मजबूत होती चली जाएगी। तो यहाँ पे भी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, मीरा जोर से हंसी में आकर्मक क्रिया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, काफ़ी में कौन सा विशेषण होता है। जैसे निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, काफ़ी का मतलब होता है कितना, कुछ पता नहीं है, तो इसलिए ये अनिश्चित है। तो यहाँ पे अनिश्चित जो है परिणामवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ है, चलिए देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जैसे जवान, सुंदर, मनुष्य, बालक। सातवें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो ये सुंदर जो है ये भाववाचक संज्ञा है, माफ कीजिए गुणवाचक संज्ञा है, ना कि जातिवाचक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये जवान, मनुष्य और बालक, ये सब जो है अपने किस प्रकार से हैं, जातिवाचक हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कौन सा शब्द मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। मेरा है, तुम्हारा है, उनका है, या मैं है।
बहुत अच्छे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फटाफट आंसर देते रहें। बी बिल्कुल सही, तुम्हारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यही मध्यम पुरुष का उदाहरण है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि कौन सा वर्ण जो है वो ओष्ठ नहीं है। टा है, पा है, फा है, भा है। 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए ये फा, बा, भा और टा, पा ये सभी क्या होते हैं? ये सब मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बस ओष्ठ ध्वनियाँ वे होती हैं जो दोनों ओठों से मिलकर बनती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही है? पहला सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, पहला ऑप्शन सही होने के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? सम्राट है या सम्राटी है, सम्राटिन है या सामग्री है? तो सामग्री तो हो, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ सामग्री जो है सम्राट का जो है ये स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, क्या? डी बिल्कुल सही यानी सामग्री जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, तो यहाँ पे और हाँ इसका क्लियर कर दें, आप लोग को कन्फ्यूजन भर हो रहा होगा। सम्राट जो शासन को चलाता है वहीं पे उसकी पत्नी जो होती है उसको सामग्री कहते हैं। वैसे सामग्री जो है ये थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पे आप बड़ा की मात्रा लगा लेंगे तो ये सही शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे सामग्री होता है, ठीक, सामग्री नहीं तो वो दूसरा वाला सामान वाला हो जाएगा। ठीक, क्लियर। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द कौन सा है? सकट है, घात है, कांच है, गोपाल है। 11वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल, यहाँ पे कांच जो है ये आपका तद्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बताते आ रहे हैं आप लोग को कि यहाँ पे जब भी कहीं पे आपके इस टाइप का चंद बिंदु ऊपर दिख जाए तो हमेशा जान लीजिए तद्भव शब्द का ही वो शब्द है। ठीक, क्लियर। बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? सही बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे उत्कर्ष में जो है उपसर्ग लगा है। क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है एक मिनट उप कैसे लगेगा भाई? उत्तर लगा है ना, पहला ऑप्शन। क्लियर। चलिए हाँ सही कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे उत प्लस कर्ष लिखा है, उत्कर्ष हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला प्रश्न वही हम कहें उप कैसे लगेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वहाँ पे वाक्य किस प्रकार का होगा? कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा या फिर अकृतवाच्य होगा? 13वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे कृत जो है कर्तृवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो चलिए इसका तात्पर्य यह है 14वें में, जैसे पहला व दूसरा पद जब मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं वहाँ पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण कहलाता है। यानी कि पहले पद का कोई मतलब ना हो, दूसरे पद का कोई मतलब ना हो, लेकिन दोनों जब मिलेंगे तो अगले पद का यानी अगले चीज़ जो है अलग अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। जैसे बात करते हैं चतुर्भुज का, गजानन का, पीताम्बर का, कमल नयन का, ये सभी किसके हैं? तो ये सभी जो हैं बहुब्रीहि के उदाहरण हैं। ठीक, क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करिए। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन भी दिख जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए उम्मीद है दिख रहा होगा। तो यहाँ पे माया महाठगनी हम जानी, एक मिनट इसको पहले सही से पढ़िए। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार का भेद है ये बताना है। जैसे श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर अन्योक्ति अलंकार है। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग को बताना है। जिस प्रकार से, एक बात ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से काली घटा का घमंड घटा, ये सारे अलंकार होते हैं। इसमें प्रथम बादल होता है, दूसरा घटा होता है यानी कम होता है, इसका अर्थ यही है। तो यहाँ पे ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी पंक्ति जो लिखा गया है कि जब किसी में एक से अधिक अर्थ हो तो वो श्लेष अलंकार का उदाहरण होता है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
श्रेयस अलंकार का ये उदाहरण है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ गया है। चलिए इसको कमेंट करके बताइए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जो होती है उसे एक शब्दों में क्या कहते हैं? अपेक्षित कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं, अभीप्सा कहते हैं या फिर आर्सिक कहा जाता है? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। और बहुत ही जल्द आप लोग का जैसे ही सुपर टेट का जो है वैकेंसी आती है तब से जो है हम लोगों के द्वारा प्रत्येक क्लासों को डिटेल से भी कराया जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य साथियों को भी फटाफट शेयर करते रहिए, जिससे कि सभी लोग जुड़कर जनसंख्या को बढ़ाएं, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। क्योंकि हमारा मनोबल जो मिलता है आप लोग के यही शेयर, लाइक, सब्सक्राइब से ही मिलता है, और कुछ तो मिलता ही नहीं है, जानते ही हैं आप लोग। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग उम्मीद है कि फटाफट लाइक और शेयर बिल्कुल कर दिए होंगे। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको अभीप्सा कहा जाता है। क्लियर? बहुत अच्छी, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगर बात करते हैं किसी वस्तु का भीतरी भाग जो होता है उसको अभ्यंतर कहा जाता है। और इसी के साथ साथ यदि काव्य, संगीत आदि का रस लेने में जो समर्थ होते हैं उनको आर्सिक कहा जाता है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हम लोग तीनों को क्लियर कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और इसमें जो क्षुधा शब्द लिखा गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तीर्ण होगा, तृष्ण होगा, तृष्टि होगा या फिर मृग तृष्णा होगा? 17वें नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल। यहाँ पे ये क्षुधा जो लिखा गया है इसका जो है विलोम शब्द तृप्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपके, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक, बीभत्स, रौद्र? तो ये जो है जुगुप्सा जो है ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बीभत्स का तात्पर्य है कि जब किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आ जाए तो इसी को बीभत्स रस कहा जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए अगर जान लेते हैं, जैसे कहें को अंतरिणी की पाहिर माल इतरात दिखावत, को चर्बी ले चोप सहित निज अंगना लावत। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो भी अर्थ होगा आप समझ लीजिए। ठीक, ये इस प्रकार से होगा। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। और इस जैसे थोड़ा गंदा शब्द है, यहाँ से मैंने पहले ही बता दिया, घृणा उत्पन्न हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? चलिए फटाफट बताइए। बहुत अच्छे। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट जी ही इसके लेखक हैं सरस्वती पत्रिका के। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हामी, भारोपीय या फिर काकेसी या पापुई? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को पहली बार या ऑप्शन को देख रहे हैं, क्वेश्चन तो शायद मिला रहा होगा हिंदी किस परिवार की भाषा है, लेकिन ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बात करते हैं हिंदी जो है भारोपीय यानी भारत और यूरोप परिवार से के अंतर्गत आने वाली भाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका भारोपीय बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला पोर्शन जो है ये आपका इंग्लिश का है। इसमें ये पोएट्री लिखी गई है। इस पोएट्री को आप लोग आराम से बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बनाना है। तो चलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच को ढूंढना है। फिगर ऑफ स्पीच इन द लास्ट लाइन, यानी आखिरी लाइन जो ये लिखी गई है, यहाँ देखिए ये आखिरी लाइन ही तो है। इस लाइन का फिगर ऑफ स्पीच बनाना है। कौन सा है? मेटाफर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है या फिर हाइपरबोल है? तो अंतिम पंक्ति में यानी लास्ट लाइन में जो लिखा गया है ये मेटाफर है, यानी अलंकार जो है ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का तात्पर्य ही होता है कि कौन सा अलंकार होता है। ठीक, यहाँ अलंकार इसका तात्पर्य है। मेटाफर मतलब होता है रूपक अलंकार। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बढ़ चलते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन, सुइटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि कौन सा कंजक्शन यहाँ पे लगेगा? बट लगेगा, यट लगेगा, स्टिल लगेगा और लगेगा। क्वेश्चन अच्छा है। 22 नंबर का प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए आंसर कौन सा सही होगा। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यट बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं अल्दोट के साथ कामा तथा थॉट के साथ यट और कामा का प्रयोग बेहतर माना जाता है, तो यहाँ पे यट बिल्कुल यानी बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे
चलिए पढ़िए, देखते हैं का प्रश्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन अच्छे आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। चलिए क्वेश्चन है, इज दिल्ली इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ पे इसमें इस सेंटेंस में जो है नीचे जो दिया गया है, देखिए ये सेंटेंस है, इसमें प्रेडिकेट है या ये सब्जेक्ट है या दोनों है। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है, आप लोग बताइए पहले कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो भी बिल्कुल सही, यहाँ पे ये सभी सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। दिए गए सेंटेंस में दिल्ली सब्जेक्ट है और यही कर्ता के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि इसको एक्सक्लामेटरी ये सेंटेंस जो लिखा गया है इसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन सा सही है। बहुत अच्छे, फटाफट क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर का है। इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद इन अप्रोच आर्टिकल, यहाँ पे सही आर्टिकल को यूज करना है। 25 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए इट वाज, उसके बाद फिर स्पेस है यूनिक साइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, यहाँ पे ए भरा जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए तो ये ऑप्शन नंबर जो है भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग 26 नंबर पे पढ़ने से पहले ये उसका जो है कंप्रीहेंशन जिसको पैसेज कहा जाता है ये लिखा गया है, इसको आप लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। नहीं पढ़ पाएंगे तो वीडियो को रोक कर आराम से पढ़िएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका 26 नंबर का आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर कौन सा है। व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड, यहाँ पे एक शब्द जो लिखी गई है इसका मीनिंग क्या होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पहला ही ऑप्शन बात करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसका तात्पर्य जो है वो खनखनाहट होता है या जो है घंटा बजना भी होता है। ठीक, जैसे खनखनाहट करना या घंटा बजाना, इसका मतलब यही होता है। CHIM का मतलब CHIME है यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके साथ नेक्स्ट है राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ जो है वर्ड। तो ये वर्ड लिखा गया है, इसका फेमिनिन बनाना है, कौन सा सही है। 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे टेस्टेरिक्स बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज़ अ डिस्टर्बिंग नेक्सियस, उसके बाद स्पेस है पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट इन इंडिया। 28 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कमेंट करके फटाफट आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे सी बेटबीन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पे स्पेस में कौन सा सही वर्ब भरा जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है उपयुक्त में जो है यहाँ पे अपीयर्स का प्रयोग किया जाएगा। क्या, अपीयर्स का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो लिखा गया है ये भरा जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा दिस पेपर अपीयर्स ट्विस्ट वीकली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ चलते हैं। इसमें मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा है, फर्स्ट, यानी विथ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत का पोर्शन पे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, इसके केवल आंसर को हम कमेंट में बॉक्स में या वैसे ही बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलिएगा। जो भी होगा अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिए। चलिए फटाफट पहले कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही, ये जो सेंटेंस लिखा गया है यानी ये पंक्ति जो लिखी गई है ये किस कहाँ से ली गई है, तो रघुवंशम से ली गई है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ये अकः सर्वे सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा ये सूत्र से किस संधि का विधान होता है। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग बताइए फटाफट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही ये दीर्घ स्वर संधि के फार्मूले के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। क्लियर, चलिए अच्छा था। अगला प्रश्न है कृति का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है। क्वेश्चन आपके यानी आंसर भी आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा उसी बिल्कुल
कृत्रिम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ 34 नंबर का प्रश्न है। 34 नंबर में भी डी ऑप्शन बिल्कुल तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये शब्द जो लिखा गया है ये इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें प्रत्यय जो लगा है वो कत्व प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, का उच्चारण स्थान क्या है? तो का उच्चारण स्थान कंठ होता है, सभी को मालूम ही है, पहला ही है, ये स्पर्शी व्यंजन का पहला जो है वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, या अव्यय का अर्थ क्या है? चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। बीता हुआ कल जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न लिखते हैं, यानी 38 नंबर का प्रश्न है, और इसमें दुर्लभम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 38 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दूर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है, तिलेसु तैलम न सिकतासु, इस वाक्य में ये शब्द जो तिलेसु लिखा है इस पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या फिर द्वितीया? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए बहुत अच्छे है। तो सी बिल्कुल यहाँ पे सप्तमी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए अच्छा प्रश्न था। और यहाँ पे ये सेंटेंस यानी कि वाक्य जो लिखा गया है इसको आराम से पढ़ेंगे, और क्योंकि इसी से संबंधित नीचे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 40 नंबर के बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मिल गया है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको पढ़िए और आंसर बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे ग बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। विज्ञान का पोर्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है, एक प्रक्षेप गति में जो क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण बनता है या पैदा करता है वो किस प्रकार का पथ होता है? समतल प्रक्षेप पथ होता है, वक्र प्रक्षेप पथ होता है, सीधा होता है या फिर ऊँचा होता है? क्वेश्चन तो अच्छे हैं। यहाँ पे बात करते हैं किस प्रकार से ये बनता है। मान लीजिए यहाँ ए है और ये बी है, और इस पे से कोई चीज़ जा रहा है और ये प्रक्षेप पथ बना रहा है इस प्रकार से, ठीक। बी यहाँ पे मान लेते हैं, ये बी यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कोण बनाएगा ये किस प्रकार से बनाएगा ये बताना है। तो ये अंतिम ये बिल्कुल देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि गतिज में जो क्षैतिज यानी इस प्रकार से जाएगा, सबसे बड़ा कोण कहाँ बनेगा? यहाँ जाकर एकदम ऊपर जाएंगे तो सीधा जब बनेगा तो क्या बनेगा? ये सबसे यानी ऊंचा प्रक्षेप पथ बनाएगा। क्लियर, कौन सा सही है? डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें ग्रंथियों में से एंजाइम टायलिन का स्रोत क्या होता है? तो एंजाइम टायलिन का जो स्रोत होता है वो कहाँ से होता है? ग्रानय से, थायराइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से या फिर लार ग्रंथि से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये लार ग्रंथियों से यहाँ से ये स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि जो है टायलिन जो एंजाइम है ये कहाँ से स्रावित होता है, स्रोत होता है इसका। तो यह लार ग्रंथि से स्रोत होता है यानी निकलता है। ठीक, तो डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी बात टेरिडोफाइट के बारे में सच नहीं है? टेरिडोफाइट के बारे में कौन सा सच नहीं है? 43 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बताना है। बात करते हैं टेरिडोफाइट, तो ये बीजाणुभित्त नहीं होते हैं, इनमें फूल नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पौधों का मुख्य शरीर इन पौधों का जो शरीर होता है वो द्विगुणित होता है, इसलिए ये इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बीज मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, क्या? ठीक है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है, तो जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं या क्या भी कह सकते हैं या अन्य क्या कहते हैं? चलिए बताइए फटाफट। वाटर नोज कहते हैं, बैजी कहते हैं, किलर व्हेल कहते हैं या फिर टुकुक्सी कहते हैं? तो यहाँ पे हम लोग आर्का जो है ये डॉल्फिन प्रजाति का एक संबंधित नाम है, तो सभी को मालूम है, क्वेश्चन में भी लिखा गया है। यह दांत वाली व्हेल है, इसके दांत पाई जाती हैं तथा इसे किलर व्हेल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी किलर व्हेल बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस या ऐसी गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुँचा सकती है वो कौन सी है? तो उस गैस का नाम है
C6H6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे मोह पैमाना का अनुसार जो है इसमें इसका आविष्कार जो है 1812 ईस्वी में फेडरल मोह के द्वारा इसको किया गया था और ये 10 तक इसका पैमाना भी मापा जाता है। एक मिनट ठीक, 1 मिनट, यहाँ पे ये सही नहीं है। यहाँ पे ये सी सही होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, ये नहीं सही होकर सी सही है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका पूरा नाम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको हम लोग कहते हैं, सभी को मालूम है, ठीक है। अतः यह एक ग्रीन हाउस गैस है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की बात किया गया था, ठीक। हम लोग कुछ दूसरा सोच रहे थे, बता दिए, तो यहाँ सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। क्लियर, चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये मोह का जो है इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे खनिजों की जो कठोरता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो मोह पैमाने का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, चलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, जो प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? ल्यूसीमीटर कहते हैं, क्रायोमीटर कहते हैं, साइनोमीटर कहते हैं या फिर बैरोमीटर कहते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला, उसको हम लोग ल्यूसीमीटर के नाम से जानते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र है। क्लियर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और इसमें गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जो जी का मान होता है वो उसको क्या कहा जाता है? गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं, गुरुत्वाकर्षक कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, या फिर गुरुत्व के कारण होने वाला त्वरण कहा जाता है। क्वेश्चन अच्छा है। 48 नंबर का प्रश्न आप लोग कमेंट करके फटाफट आंसर दे दीजिए। बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी, कैपिटल जी का मान की, तो इसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है। क्लियर, और ये न्यूटन इसका मात्रक जो होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही गुरुत्व स्थिरांक उसको कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम जो लाइपेज है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? गुर्दा, अग्नाशय, बड़ी आंत या फिर जिगर? तो ये जो होता है वो अग्नाशय के द्वारा होता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका। बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, क्या होगा? फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी वह व्यवस्था है जिसमें किसी एक अक्ष या तने पर पत्तियां व्यवस्थित होती हैं। क्लियर, बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। उसके बाद मैथ का पोर्शन आता है। मैथ का पोर्शन आप लोग को मालूम है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं साथ में बराबर प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगा रहे हैं, उनको मालूम है कि इसको हम लोग स्किप करते हैं और इसका सोल्यूशन जो है हम लोग PDF से लेते हैं या फिर हमारे सर के द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वहाँ से लेते हैं। क्यों? और अगर जो भी नए विद्यार्थी हैं वो सुन लें, उनको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ से सर्च करेंगे द मास्टर प्रकाश क्लासेस और उसको जो है फॉलो कर लेंगे। वहाँ से फॉलो करने के बाद इस PDF को इसके लोड करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। यदि खुद सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो हमारे सर के द्वारा ये डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से जाकर आराम से आप लोग इसके वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग अगले पोर्शन पर चलते हैं। ये पर्यावरण और से लिया गया है क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग ये बताइए कौन सी पत्रिका का सबसे संपादक, एक मिनट, कौन सी वह पत्रिका है जिसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? यानी एक तरफ पत्रिका का नाम लिखा गया है और दूसरी तरफ संपादक के नाम लिखा गया है, इसमें कौन सा सही मेल नहीं है वो बताना है। जैसे वंदे मातरम के लेखक जो हैं या संपादक जो हैं अरविंद घोष हैं, न्यू इंडिया के बिपिन चंद्र पाल हैं, युगांतर भूपेंद्र नाथ के युगांतर के जो हैं भूपेंद्र नाथ दत्ता जी हैं, या संध्या के वरिंद्र घोष जी हैं। तो चलिए कौन सा नहीं मिलान सही है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए संध्या जो है ये वरिंद्र घोष लिखा गया है, ये मिलान सही नहीं है, बाकी सभी सही है। क्लियर, बात करते हैं संध्या पत्रिका और उसके संपादक का सही मिलान ये नहीं है, बाकी इसका सही मिलान जो है वो BB उपाध्याय है। क्या नाम है इनका? लिख लीजिए, BB उपाध्याय। क्लियर, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ये सही है क्योंकि ये मिलान सही नहीं है। इसके लेखक कौन, संध्या के संपादक कौन है? BB उपाध्याय।
इसी के साथ आगे प्रश्न अगला है, इसमें भारत में जो छुपी या छिपी बेरोजगारी होती है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होती है। वैसे बात करते हैं भारत में बेरोजगारी की, तो भारत में जो बेरोजगारी होती है 2 प्रकार से होती है। यहाँ पे पहला जो दिया गया है वो छिपी बेरोजगारी है, दूसरी जो होती है वो मौसमी बेरोजगारी होती है। ठीक, तो यहाँ पे 2 प्रकार से बेरोजगारी है, लेकिन यहाँ पे छुपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में होती है ये बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, चलिए फटाफट आप लोग बताइए। इसके डिटेल को भी बताएंगे कि कैसे छिपी बेरोजगारी क्या होती है। तो बात करते हैं छिपी बेरोजगारी की, तो छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है, क्योंकि श्रमिक की संख्या अधिक होने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन लगभग समान बना रहता है। जैसे मान लेते हैं कोई किसान है, 10 लोग को लगाकर काम पर करा लेता है एक खेत में, और वहीं पे जनसंख्या यदि 15 लोग की हो गई है, तो पैसा तो वो 10 ही जितना देता था उतना ही देगा। क्यों, आप लोग जैसे ठेका लेने का काम देखते हैं, अब इस समय धान रोपाई की समय आ गया है, 1 बीघे का जो है, जैसे मान लेते हैं 1000 रुपया है 1 बीघा का, तो 1 बीघे का 1 ही 1000 रुपया वो देगा, चाहे आप 5 लोग लगाइए चाहे 10 लोग लगाइए। क्लियर, यही आपकी छुपी बेरोजगारी होती है। क्लियर हो गया, तो कृषि के क्षेत्र में ये होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और बात करते थे दूसरा मौसमी बेरोजगारी की, तो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे धान की कटाई की, गेहूं की कटाई के समय आ गया है, तो वहाँ पे जो है तो समय किसान जो होते थे बराबर काम पे लगे रहते थे, लेकिन जब धान की फसल लग जाती थी, गेहूं की फसल लग जाती थी, तो उस समय जो है खेत में काम खत्म हो जाता, नहीं समाप्त हो जाता था। वैसे गन्ने की मान लेते हैं, गन्ने लग गए, तैयार होना है, तो खेती का काम खत्म हो गया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाते हैं किसान, तो उसी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोनों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इसका जो है पहला बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके, भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है। समता का हक की, धार्मिक आज़ादी की, संवैधानिक उपचारों का हक का, या फिर सभी को शिक्षा के अधिकार का। 73 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सभी को शिक्षा का हक जो है इसका गारंटी नहीं देता है। ठीक, ये सभी को नहीं देता है, लेकिन 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र के जो भी बच्चे हैं, बालक हैं, उनको ये जो है हक देता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए, और ये अनुच्छेद 21 के तहत लिखा भी गया है। क्लियर हो गया होगा, चलिए बहुत अच्छे। इसी के साथ क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, ऐसा क्यों होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, सभी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लंबा ऑप्शन है, तो चलिए दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग पढ़िए कौन सा सही हो जाएगा। तो कह रहा है तारे तो चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते हैं, क्यों ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि वे पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है, और प्रबलता से यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र नहीं आते हैं। क्लियर, इसी कारण से ये होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली। तो यहाँ पे 0 माइल सेंटर यानी कि शून्य मील केंद्र के नाम से जो जाना जाता है वो आपका महाराष्ट्र का नागपुर शहर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, नागपुर। नागपुर कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जो प्रतिपादित किया गया है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है ये बताना है। 76 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लियोन वाल्सर बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और बी ऑप्शन सही होने के साथ हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके, किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल ऑस्टिन के द्वारा ये दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नीचे लिखा गया है और यहाँ पे सेंटेंस के रूप में लिखा गया है। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है शिमला सम्मेलन, तीसरा है पूना पैक्ट और चौथा है कैबिनेट मिशन। तो इसको क्रम में सजाना है, यानी सही क्रम कौन सा है ऑप्शन के रूप में ये दिया गया है।
तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो ये 1900, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे सबको कौन सा सन में क्या हुआ था ये लिख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और वहीं पे बात करते हैं शिमला समझौता की, यानी शिमला सम्मेलन की, तो 1972 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है पूना पैक्ट, यानी पूना समझौता जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। अगला जो है 1900, यानी कैबिनेट मिशन का जो भारत में आगमन था वो 1946 में था। तो चलिए मिलान कर लेते हैं, यानी पहले नंबर पे पूना समझौता, पूना पैक्ट पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरे नंबर पे आ गया कैबिनेट मिशन, और उसके बाद चौथे नंबर पे आ गया आपका शिमला समझौता। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए एक मिनट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है, एक मिनट, हाँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं पहला, ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ दूसरे के स्थान पर जो है चौथा ऑप्शन कर लीजिएगा, ठीक है, और चौथे के स्थान पर दूसरा ऑप्शन कर लीजिएगा। ये थोड़ा एरर हो गया है यहाँ पे, इसको कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे सी मान लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे तो सही रहेगा, क्लियर होगा। बाकी मैंने यहाँ पे डिटेल लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ में आ ही गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है कि चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है। क्वेश्चन अच्छा है, चलिए यहाँ पे देखिए आपका वर्ड से भी क्वेश्चन बनने लगा है, वर्ड जियोग्राफी का ये प्रश्न है। चीन सागर में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम बताना है। तूफान उसको कहते हैं, बवंडर कहते हैं, ट्विस्टर कहते हैं, या फिर टाइफून कहते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, कमेंट करके आप लोग बताइए। तो उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये जो है पश्चिमोत्तर प्रशांत महासागर तथा चीन सागर की में जो हो ये उठती हैं बाउंडरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब टाइफून जो है, टाइफून नाम है इनका, हम लोग तूफान या बाउंडर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम जो दिया गया है आधिकारिक तौर पर वो टाइफून रखा गया है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो डी बिल्कुल सही था। इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था। 80 नंबर का प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, पेड़ों की कटाई से ये संबंधित है, यानी कि इसके विरुद्ध जो आंदोलन शुरू किया गया था, बिश्नोई आंदोलन नाम का, ये पेड़ों की कटाई के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। पेड़ों की कटाई का तात्पर्य है कि पेड़ों की कटाई रुके, कटाई ना हो, इसका तात्पर्य है, अन्यथा आप लोग उल्टा समझ ले कि पेड़ों की कटाई के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला बिल्कुल सही है। और शिक्षण कौशल का यहाँ पे पोर्शन शुरू हो गया। 81 से 90 तक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए। इसमें शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। तो यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, फटाफट बताइए। तो ये कथन बी के पासी का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर, बी सही होने के साथ हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खोजपूर्ण कौशल के घटक कौन से नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं। संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्त करना, पुनः केंद्रीयकरण, या फिर स्वर में उतार चढ़ाव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका, स्वर में उतार चढ़ाव, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा के साधन कौन से हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन, उपयुक्त सभी। स्कूल भी हैं, पुस्तकालय भी है, मनोरंजन केंद्र भी, ये सभी औपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, चलिए फटाफट आंसर बताइए। इसमें पूछा गया कि कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है। तो पुनर्बलन आपको मालूम ही है कौन सा उदाहरण है इसका, बताइए। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए डी बिल्कुल सही। जैसे सुनील तुमने सही कहा, जब ये किसी को कह दिया जाए तो उसके अंदर एक प्रकार सा एनर्जी आ जाती है, जिसको मोटिवेट कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, और यही पुनर्बलन का उदाहरण है। ठीक, डी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बच्चों के स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है, तो वो किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। चारों ऑप्शन पढ़िए फटाफट।
तो स्वाध्ययन का तात्पर्य है जब तक आप लोग एंजॉय करेंगे, आनंदित नहीं होंगे, मनोरंजन नहीं होगा, तब तक स्वाध्ययन का काम नहीं होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, जैसे नूतन सहित उपलब्ध करा कर ये किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट समावेशी कक्षा वह है जहाँ, तो समावेशी सभी को मालूम है, जहाँ पे सभी प्रकार से, चाहे वो क्या कहते हैं पिछड़े बालक हों चाहे सामान्य बालक हों, जब सभी बालक एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं समावेशी कक्षा कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन इस प्रकार से मिलेगा आपको वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अगर देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु प्रवेश का निर्माण करता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट पे चलेंगे और नेक्स्ट है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यानी कि जो ग्रेड होता है वो अंक से कैसे अलग है ये बताना है इस प्रश्न में। और यहाँ पे नीचे जो लिखा गया है इसमें लिखा गया है यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो ये जो संबंध रखता है इसका आंसर सही है पहला, ये विश्लेषणात्मक तरीके से संबंध रखता है। ऑप्शन बी पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी है। कमेंट करके फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। बी बिल्कुल सही ऑप्शन, अनुकरण विधि बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा पर बल कौन सी देती है। बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना या फिर रटने को प्रेरित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये रटना उटना जो है ये बिल्कुल गलत है। जहाँ पर रटने की बात आएगी ये सब गलत हो जाएगा। ठीक, ये चिंतन विकास ये भी गलत होता है, आध्यात्मिक पर बल देना ये भी गलत होता है। लेकिन यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देखिए, बोध का विकास बिल्कुल सही है, यानी कि बालक के जो ज्ञान की विकास होता है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यही भारतवर्ष में यानी अपने भारत में प्राइमरी शिक्षा पर बल दिया जाता है। फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, यानी कब अधिक प्रभावी हो सकता है शिक्षण, क्या करने पर। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन को पढ़िए पहले। तो देखिए पहला प्रश्न यानी पहला ऑप्शन पढ़े होंगे, तो छात्रों को स्वयं जब कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है, बस नियंत्रण दिया जाता है, तो वो जो है सबसे अधिक वहाँ पे अधिगम यानी कि शिक्षण की अधिक प्रभावी होता है वहाँ पे, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे। बाल मनोविज्ञान का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है और पहला ही प्रश्न आपका मिल गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजी प्रश्न है और ये नोटबुक में नोट करके चलें। बाल विकास जो होता है इनका अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है। तो देखिए बाल विकास जो होता है ये बच्चे के जन्म के पहले से, यानी कि जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तभी से लेकर के किशोरावस्था तक जो होता है इसी को हम लोग बाल विकास का अध्ययन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। एक मिनट। अच्छा है, यहाँ पे अध्ययन करना है तो यहाँ पे गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न तक चलने वाली ही आपका बाल विकास कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका कैसा आंसर हो सकता है, बी होगा या सी होगा। वैसे सी ऑप्शन बिल्कुल सही सुटेबल है इसका, अगर ये नहीं दिया होता तो भी बिल्कुल सही था। क्लियर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है बाल विकास किसका अध्ययन करता है। चलिए यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन को बदल दिया गया है। बाल विकास की बात करते हैं तो बाल विकास जो होता है बालकों के व्यवहार का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, फटाफट बताइए। 93 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। यहाँ पे अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमज़ोर होना ही आपका मानसिक मंदता की विशेषता नहीं होती है। बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए। बालकों के व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान कहते हैं, शिक्षण मनोविज्ञान कहते हैं, शिक्षक मनोविज्ञान या फिर किशोर मनोविज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर जो है वो पहला ही बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसमें बालकों के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। जीन पियाजे का है, क्रो एंड क्रो का है, फिर स्किनर या फिर कोहलर का है। क्वेश्चन अच्छा है, कमेंट करके आप लोग बताइए।
तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही। स्किनर का ये नियम है, सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है और व्यवहारवादी के रूप में स्किनर को जाना भी जाता है और इन्होंने ही क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी दिया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं और अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर नीचे दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा आंसर कौन सा सही है। इसमें लिखा गया है कि कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि आपेक्षिक व्यवहार में सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। ऑप्शन के रूप में आपके नीचे लिखे गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे आप जो है ऑपरेंट अनुबंधन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑपरेंट अनुबंधन या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यही पुनर्बलन या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है। ये जो है हमारे मनोवैज्ञानिक के रूप में जो स्किनर जी हैं उन्हीं के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। क्लियर, चलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है? तो हर एक व्यक्ति एक प्रकार से देखा जाए तो व्यक्तिक भिन्न होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ जो सही अर्थ है वो अर्थ आपका हो जाएगा कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता या संवेगात्मक दशा से समान और एक जैसे नहीं होते हैं, यही व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है? परवलन सिद्धांत है, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है, या फिर स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, या उपरोक्त में से सभी है? चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे सभी जो है ये अधिगम व्यवहार के सिद्धांत में शामिल होते हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए सामयिक शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पे खाली स्पेस लिखा गया है जिसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना होता है। नियमित विद्यालय, विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय या फिर ब्लाइंडर रिलीफ एसोसिएशन के नाम से जो विद्यालय चल रहे हैं ये सभी विद्यालय हैं। तो यहाँ पे ये नियमित विद्यालय जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, इसके बाद स्पेस है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जिन बालक की बुद्धि लब्धि कितने से कम है उनको मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे पहला ही यानी 70 से कम है अगर उनकी बुद्धि लब्धि बालक की, तो वो मानसिक न्यूनताग्रस्त से पीड़ित होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटना चक्र से है। इसको हम थोड़ा तेज़ी के साथ पढ़ेंगे, केवल आप लोग मिलान करते रहिए। ये आपके स्टैटिक जीके के रूप में काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है पुराने क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं करंट अफेयर के। ठीक, तो केवल देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है यानी पहला क्वेश्चन है यानी 101 नंबर का, किस खेल में जो होता है फ्री थ्रो दिया जाता है? फ्री थ्रो जो होता है ये किस खेल में दिया जाता है? तो ये बास्केटबॉल में दिया जाता है। क्लियर, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाए हैं। क्वेश्चन अच्छा है और सभी लोग को मालूम है, ये हमारे भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं। इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। इन्होंने ही 210 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम जो जुड़ा हुआ है वो क्रिकेट नहीं है, ये चक्का फेंक जिसको डिस्कस थ्रो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित सही है, कौन सा सुमेल सही है? तो यहाँ पे ये जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये बांसुरी वादक हैं, यही सही है, बाकी सभी यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सही पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक खिलाड़ियों को आउट करने का जो श्रेय है वो किसे प्राप्त है? मुथैया मुरलीधरन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये श्रीलंका के एक महान गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, एशियाई खेल नई दिल्ली में कितनी बार आयोजित हुई है? ये अपने भारत में जो एशियाई खेल हुई है दिल्ली में वो कितनी बार आयोजित हुई है? तो ये 2 बार आयोजित हुई है, एक बार 1951 में और एक बार 1982 में। क्लियर, तो 2 बार भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, इसमें लिम्बा राम का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इनका जो नाम जुड़ा हुआ है वो
धनुर्विद्या से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। लिम्बाराम तीरंदाजी धनुर्विद्या से संबंधित है। अगला, और इसी धनुर्विद्या को ही तीरंदाजी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? लाल टेनिस से, कबड्डी से, बिलियार्ड से या फिर स्क्वैश से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ये बिलियार्ड से जुड़ा हुआ है इनका नाम। जो गीत सेठी का नाम है ये बिलियार्ड खेल से संबंधित है, सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? यानी अमेरिका का जो लोकप्रिय गीत कह रहे हैं, खेल जो है वो कौन सा है? तो ये बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के एक कम कठिन विकल्प में जो रूप में विकसित किए गए हैं, उनमें किस खेल का प्रारंभ 1895 में विलियम मॉर्गन ने किया था, यानी शुरू किया था? तो उस खेल का नाम है वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये 1895 में ही विलियम मॉर्गन के द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जंप बॉल किससे संबंधित है? तो जंप बॉल किससे संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, इसमें ले आउट शॉट जो होता है यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये सी बिल्कुल सही, ये भी बास्केटबॉल से ही जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र के निर्माण के लिए या फिर हाथ की छपाई के लिए? फर्रुखाबाद की बात किया गया है, ध्यान दीजिएगा, यूपी से संबंधित प्रश्न है आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरियार गेम अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है? क्वेश्चन को थोड़ा तेज़ी के साथ कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा या बिल्कुल परेशान मत होइएगा, केवल देखते रहिए और अपने कंटेस्ट करते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बता देंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ये जंगली हाथियों के लिए जो है पेरियार गेम्स अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, बछेंद्री पाल बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा ही प्रथम बार महिला जो भारतीय महिला हैं वो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। क्लियर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का निर्वाचन जो है वो कौन करता है? महासभा करता है। महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करते हैं, या फिर महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग से करते हैं, या फिर वकीलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा इसका जो है नियुक्ति की जाती है? तो यहाँ पे ये जो महासभा है तथा सुरक्षा परिषद जो होती है इसके संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल नोटबुक में नोट कर लें। इसी के साथ अगला प्रश्न ले लेते हैं, और इसमें सरदार सरोवर से जो सबसे अधिक लाभ मिलता है वो किस राज्य को मिलता है? गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गुजरात बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? 118 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे कथकली जो है ये पुरुष कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और बात करते हैं कथकली की। कथकली जो है ये केरल से प्रसिद्ध केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए, महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो ये जो स्थित है वो बिहार में स्थित है महात्मा गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, ये पटना जिले में ही स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, दर्रा कौन उत्तराखंड से स्थित है? यानी कि निम्नलिखित में जो दर्रे लिखे गए हैं नीचे, इसमें कौन सा उत्तराखंड में स्थित है? तो लेपू लेक दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत के शहरों में सेलम इंडिया महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो ये किससे संबंधित है? जर्मनी द्वारा, फ्रांस द्वारा, नेपाल द्वारा, इजराइल द्वारा? तो ये जो संबंधित है वो इजराइल द्वारा संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही ऑप्शन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी बिल्कुल सही है, फर्स्ट नहीं बी बिल्कुल सही है, रस्किन बॉन्ड।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसमें यूएस ओपन 2016 के पुरुष वर्ग में एकल खिताब किसने जीता है? तो ये यूएस ओपन 2016 के जो पुरुष वर्ग के एकल खिताब हैं, स्टैन वावरिंका, इन्हीं के द्वारा ये जीता गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और इसमें है कि 2016 में संजय चोपड़ा जो पुरस्कार पाए थे वो किस एक मिनट, कौन 2016 में संजय चोपड़ा पुरस्कार प्राप्त करता है? यानी संजय चोपड़ा जो है ये एक प्रकार से पुरस्कार है, इसको 2016 में किसे दिया गया है? तो ये जो है अर्जुन सिंह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वो किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये जापान में हुआ है। क्यों? क्योंकि क्योटो जो है ये जापान की राजधानी है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला लग रहा है गला बैठ गया है। यहाँ पे एक तरफ आपका जो है जो जिससे संबंधित कलाकार हैं उसके, और एक तरफ सूची का नाम, मतलब कलाकार किससे, जो कलाकार हैं उसका नाम है, एक तरफ कलाकार के नाम लिखे गए हैं, इसको मिलान करना है। अच्छा, नीचे क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है 126वां। तो चलिए बताइए फटाफट। एक मिनट, क्या हो रहा भाई? हाँ चलिए, उम्मीद है दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहले मिलान कर लेते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है इसका ऑप्शन जो है तीसरे से मिल जाएगा। ठीक, एक मिनट, इसको इससे मिलान कर लेंगे और बी को पाँचवें से मिलान कर लेंगे, सी को दूसरे से मिलान कर लेंगे और डी को पहले से मिलान कर लेंगे। तो ये देखिए डी ऑप्शन में मिल रहा है, देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ भी मिलान ही करना है। एक तरफ देश का नाम लिखा गया है, दूसरी तरफ जो है मुद्रा का नाम लिखा गया है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का टका है। वहीं म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार का जो है वो क्यात है। नेक्स्ट है मालदीव, मालदीव का रुपया है। और भूटान का जो है वो नगुलतुम है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए मिल रहा है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है आपका, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही, सोनल मानसिंह जो है ये भारतीय नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, द मिनिस्ट्री ऑफ आटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत अच्छे, डी अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तार्किक ज्ञान। तो यहाँ पे देखिए तार्किक ज्ञान का तात्पर्य है कि रीजनिंग का यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। और यहाँ पे कथन लिखा गया है, सभी बिल्लियाँ जानवर हैं। इस प्रकार से बनाएंगे कि ये बिल्ली है अगर, ठीक, तो सभी बिल्लियाँ क्या हैं? जानवर हैं। ठीक, शॉर्टकट में लिख ले रहे हैं, जान लीजिएगा। और फिर अगला है, कोई जानवर आदमी नहीं है, यानी कि कोई भी जानवर आदमी नहीं है, तो ये आदमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। आप देखिए निष्कर्ष में क्या लिखा गया है, कुछ बिल्लियाँ आदमी हैं। क्या कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ आदमी हैं। तो कैसे कुछ बिल्लियाँ आदमी हो जाएगा जब कोई है ही नहीं, यानी कि पहला तो गलत हो गया। कुछ आदमी जानवर हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ना तो ए सही है, ना तो पहला ना तो दूसरा, कोई भी सही नहीं है, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। क्लियर, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग इसको देखिए और आंसर नीचे दिया गया है कौन कौन सा सही हो जाएगा। उम्मीद है दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम आंसर बता दे रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा। बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे एफ होगा। ठीक, क्लियर। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सृजनात्मक एवं सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं है? तो सी एफ जो है बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे लुप्त समरूप संख्या युग्म को ढूंढना है। जैसे ये 10 का जो है घन है, ध्यान दीजिएगा, ये 10 का घन है और ये क्या है? ये 11 का वर्ग है। तो आगे किस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि एक घन होना चाहिए और दूसरा जो है वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा डी बिल्कुल सही है। एक मिनट थोड़ा इसको बता दें, जिससे दिखे। तो ये 5 का घन है और 6 का जो है वर्ग है, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, किस श्रृंखला को पूरा करना है, कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। 2 + 2 + 2 + 1 मिनट 7 4 प्लस है। एक बार 2 प्लस है, फिर 2 प्लस है, फिर 4 है, फिर 2 प्लस है, फिर 4 है, फिर 2 प्लस होना चाहिए,
तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन डी 19 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा दो चिन्ह बदलकर सही किया जा सकता है इसको, तो चलिए देख लेते हैं। यानी सॉल्व करना है तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा। इसको देख लीजिए, रखकर इसी को बदल देंगे, इधर उधर कर देंगे तो सही हो जाएगा आंसर। ठीक, 21 बराबर आ जाएगा। इसी के साथ अगला यहाँ पे कंप्यूटर का प्रश्न है, मदरबोर्ड क्या होता है? तो मदरबोर्ड जो होता है वो सर्किट बोर्ड जिससे सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, इसी को मदरबोर्ड कहता है। सी डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है ASCII का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? चलिए बताइए फटाफट, आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, क्या है? इंटरचेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला, टच पैड को जो रिस्पॉन्ड है वो कौन करता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन प्रेशर करता है, ऑप्शन नंबर, यानी टच पैड प्रेशर को रिस्पॉन्स करता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को जो प्रयोग करने का लाभ होता है वो लाभ क्या है? चलिए ऑप्शन यहाँ पे दिख ही रहा है। तो इसका लाभ सभी को मालूम है, कंप्यूटर जो है बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कौन से इनपुट डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस का मतलब कंप्यूटर में किसके माध्यम से हम लोग डाटा को डाल देते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, इनमें सभी, चाहे वो माउस हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो स्कैनर हो, सभी के माध्यम से कंप्यूटर में यानी डिवाइस में अंतर में जो है इनपुट किया जाता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला पोर्शन है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि का प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, पुरस्कार का महत्व क्या होता है? चलिए फटाफट बताइए आप लोग। तो पुरस्कार का महत्व क्या होता है? तो पुरस्कार का महत्व है कि उपयुक्त सभी इसके सही हैं, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता का जो है इसमें वर्णन नहीं किया गया है, बाकी सभी का वर्णन किया गया है, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, मनोरंजक किससे संबंधित है? तो मनोरंजन जो संबंधित है वो आपके व्यवहार से जो अनुमानित होता है ये बिल्कुल संबंधित है, यानी मोटिव जिसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, मैंने मनोरंजन साथ पढ़ रखा है, यहाँ प्रयोजन है जिसको मोटिव कहा जाता है। ठीक, तो पहला ही बिल्कुल सही है, वही मैं समझे कि मनोरंजन क्या है। ठीक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है आपके, इसमें कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए किस रणनीति को अपनाना चाहिए? चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चारों ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। देखिए ध्यान से, बच्चों को उनकी जो है रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए जो उद्यम में सहायता होता है उसको करना चाहिए, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में कौन सा सही है बताइए फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, तो ऐसा क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है इस प्रश्न में। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे नीचे देखिए डी बिल्कुल सही है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए भाई? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल हमारे हिसाब से सही है। यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का भी अध्ययन होना चाहिए और अध्यापन विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट को बार बार कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत, मतलब ये सब प्रश्न सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप दिमाग में खट से आ जाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसको क्या करना चाहिए कि शिक्षक को करना चाहिए कि प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर बाद में उसे समझाकर दे देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि सबसे
सर्वोत्तम जो कथन है वो कौन सा है, यानी सबसे अच्छा कथन कौन सा है इसमें। क्या जब प्रश्न को आंसर को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे एक शिक्षक के रूप में यदि आप कार्यभार को संभाल रहे हैं तो विद्यार्थियों को सबसे पहले सदैव प्रेरित करिए उनको, ठीक। तो यही ऑप्शन सबसे अच्छा होगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे 150 नंबर का, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चे के जो सीखने की प्रक्रिया है, ये सीखता है वो कई प्रकार से सीख सकता है। वो चाहे किताब पढ़कर सीखे, परिचर्चा के माध्यम से सीखे, घर परिवार के माध्यम से सीखे, सामाजिकरण से सीखे या किसी से प्रश्न पूछकर, यानी कई प्रकार। ऑप्शन बिल्कुल डी सही हो जाएगा। क्लियर? तो हमें उम्मीद है कि सभी लोग प्रश्नों को कवर कर चुके होंगे और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो हमारा वीडियो अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में। बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद।